हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 में आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिक्स, यानी उसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। देखिए, आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले हमको इसकी परिभाषा पढ़नी है और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आव्यूह में और क्या क्या चीज़ें होती है और आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आव्यूह की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे आव्यूह कहते हैं। देखिए, संख्याएं यहाँ पर आपके पास अगर कुछ संख्याएं दे दी गई और आपसे ये कहा जाए कि आप इसको पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंज कीजिए, तो जब आप इसको संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में यानी रो और कॉलम में अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर सारणी मिल जाएगी, यानी आयताकार सारणी, आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल मिल जाएगा, तो फिर हम उसे आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए कि आव्यूह में हमारे पास जैसे यहाँ पर एक संख्या है 3, 4, 5, 1, 2 और 7। देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुल 6 संख्याएं दे दी गई है। अब हम इस संख्याओं को पंक्ति में लिख देते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 1, 2, 7। ये हमने इसको पंक्ति में लिख दिया है। और अगर आप इस तरह से इसको देखते हैं तो 3 और 1, 4 और 2, 5 और 7 ये स्तंभ में लिखे हुए हैं। अब हम इसको एक इस तरह की सारणी में बंद कर देते हैं। तो अब हम इसको एक सारणी में बंद कर चुके हैं इन संख्याओं को। इस प्रकार से ये जो हमको आयताकार सारणी मिल रही है यहाँ पर, इसी आयताकार सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। यही आव्यूह कहलाता है। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह के अवयव, यानी आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आव्यूह जब बनाया जाता है तो आव्यूह के अंदर संख्याओं को लिखा जाता है, यानी आव्यूह को बनाने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आव्यूह के अवयव क्या होते हैं? जिन संख्याओं से आव्यूह का निर्माण होता है, यानी जिन संख्याओं से आव्यूह बना होता है, उसे हम अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयव जिन संख्याओं से हम आव्यूह का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5, 1, 2 और 7, इसका इन संख्याओं का इस्तेमाल करके एक आव्यूह बनाया गया है। तो हम लोग इसी संख्याओं को आव्यूह के अवयव कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से मिलकर आव्यूह बना होता है उसे हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये संख्याएं अवयव कहलाती हैं। ओके, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे आव्यूह का क्रम और आव्यूह की कोटि। जैसे यहाँ पर अगर हम अवयव की बात करें तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3, 4, 5 और 7 ये हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है। अगर हम इसमें 4 को ले लें तो ये 4 आव्यूह का एक अवयव है। इसी तरह से 7 भी आव्यूह का एक अवयव है, 5 भी एक अवयव है और 3 भी एक अवयव है। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि अवयव क्या होते हैं। अब हम लोग जानते हैं आव्यूह का क्रम क्या होता है। आव्यूह का क्रम
को कुछ जगहों पर कोटि भी बोला जाता है। क्रम और कोटि दोनों एक ही चीज होती है, अलग अलग किताबों में क्रम और कोटि अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इसका इंग्लिश में नाम होता है। तो देखिए क्रम क्या होता है, जैसे आपके पास कोई आव्यूह दे दिया जाए और उस आव्यूह में पंक्तियां और स्तंभ दोनों हो, तो आपको अगर ये पूछा जाए कि आव्यूह का क्रम बताइए, तो आपको पंक्तियों की संख्या गिननी होगी और स्तंभों की संख्या गिननी होगी। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर आप ये दोनों चीजें गिन लेंगे तो इसे आव्यूह का क्रम है। और जिस तरह से हर एक जैसे आप एक कमरे ले लें और उस कमरे की माप बताएं तो आपको लंबाई और चौड़ाई बताना होगा। उसी तरह से जब आप आव्यूह का क्रम बताते हैं तो ये वास्तव में आव्यूह की लंबाई और चौड़ाई बताता है, अर्थात आव्यूह के अंदर कितनी पंक्तियां आ रही हैं और आव्यूह के अंदर कितने स्तंभ आ रहे हैं, ये हमें आव्यूह के क्रम से मालूम चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और इसके साथ क्रॉस बनाएंगे आप, इसके साथ आपको लिखना होगा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और इसके साथ आपको बताना होगा स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर इसे हम आव्यूह का क्रम कहते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है 3 4 5 1 2 7 और आपसे ये कहा जा रहा है कि इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह दिया है 2 3 5 1 4 6, आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका क्रम बताइए। तो आपको सबसे पहले तो पंक्तियों की संख्या गिननी होगी, उसके बाद आपको स्तंभ की संख्या गिननी होगी। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 और 5, ये एक पंक्ति है, 1 4 और 6 ये दूसरी पंक्ति है। इसका मतलब हुआ 2 पंक्तियां हैं यहाँ पर, 2 और 1 ये पहला स्तंभ है, 3 4 दूसरा स्तंभ है, 5 और 6 ये तीसरा स्तंभ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें 2 पंक्तियां हैं। अगर आप इसका क्रम बताना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इसमें 2 पंक्तियां हैं, फिर क्रॉस का निशान बनाएंगे और फिर इसमें आप देखेंगे 3 स्तंभ हैं। और आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जब हम आव्यूह का क्रम बताएंगे तो उसको आव्यूह के इस किनारे पर इस तरह से लिखकर भी दर्शाया जाता है। यानी आव्यूह का क्रम यहाँ पर लिखकर दर्शा भी सकते हैं आप 2 × 3, 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3, ये एक आव्यूह का क्रम होगा। अच्छा, अगर आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा कर देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। और ये जो 6 है ये हमें ये बताता है कि आव्यूह में कितने अवयव होंगे कुल। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कुल 6 अवयव है। इस तरह से हमको क्रम मिल जाएगा किसी भी आव्यूह का। आप इस तरह से किसी भी आव्यूह का क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे आव्यूह का निरूपण, आव्यूह को कैसे दर्शाया जाता है और आव्यूह के अवयवों को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे दर्शाया जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स,
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आव्यूह को किस तरह से निरूपित किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे आव्यूह का निरूपण, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर जनरली यहाँ पर आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किया जाता है। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं और उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, ABC, या कैपिटल X, Y और Z। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के, आपको ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। और यहाँ पर बड़े अक्षर कौन कौन से होते हैं? एज यू नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, C, इस तरह से बहुत सारे अक्षर हैं, कैपिटल X, Y, Z। यहाँ पर इंग्लिश के यानी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर का प्रयोग करके हम किसी भी आव्यूह को दर्शा सकते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये एक आव्यूह है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आव्यूह कौन सा है, इस आव्यूह को आप क्या नाम देंगे, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम यहाँ पर ऐसे आव्यूह के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम कैपिटल A का प्रयोग करते हैं। या आप इस आव्यूह को कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक दूसरा आव्यूह है B, और इसमें है 1, 4, 7, 3, 5 और 2। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ये आव्यूह है। तो हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं आव्यूह को दर्शाने के लिए। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम लोग जानते हैं कि आव्यूह के जो अवयव होते हैं उन्हें किससे दर्शाया जाता है, आव्यूह के अवयवों को किस लेटर से, किस अक्षर से दर्शाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है A बराबर, और हमने यहाँ पर देखा कि 2, 3 और 5, 4 है, 5, 6 और 7 है। यहाँ पर हमारे पास कुल 6 एलिमेंट दिए हैं, 6 अवयव दिए गए हैं। अब आप अगर इस अवयव 2 को देखते हैं तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहली पंक्ति में स्थित है और पहले स्तंभ में स्थित है। आप इस 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहली पंक्ति में स्थित है और पहले स्तंभ में स्थित है। तो इस अवयव को दर्शाने के लिए आपको स्मॉल a के साथ, इसके साथ आपको A11 लिखना होगा। यहाँ पर A11 का मतलब होता है, ये पहला वाला 1 बताता है पंक्ति को और दूसरा वाला 1 बताता है स्तंभ को। तो आपने देखा कि 2 जो है पहली पंक्ति में है, ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में होने की वजह से इसको हम A11 से दर्शाते हैं। इसी तरह से ये अगला अवयव हमारे पास 3 दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये पहली पंक्ति में है लेकिन ये दूसरे स्तंभ में है। तो इसको दर्शाने का जो तरीका होगा वो इस तरह होगा, पहली पंक्ति इसलिए आपको 1 लिखना होगा और दूसरा स्तंभ है इसलिए आपको 2 लिखना होगा, यानी A12। अब आप 4 को देखिए, इसी तरह से पहली पंक्ति में है 4 और तीसरे स्तंभ में है, इसलिए हम इसको A13 से दर्शाएंगे। इसी तरह से बाकी के अवयवों के लिए भी हम इस तरह के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं और इसके साथ यहाँ पर
अनुलग्न लगाया गया है, इसको अनुलग्न कहते हैं, जो बाद में यहाँ पर नीचे लिखे जाते हैं। अब आप देखिए 5 क्या है। 5 को ध्यान से देखिएगा, ये 5 दूसरी वाली पंक्ति में है, पहले वाले स्तंभ में है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये 2 बताता है दूसरी पंक्ति को और ये 1 बताता है पहले वाले स्तंभ को। इसी तरह से 6 की बारी आती है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हम इसको A22 लिखेंगे, अगले वाले को हम A23 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अवयवों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ अनुलग्न लगाकर किया जाता है। और ये अनुलग्न में पहला नंबर, जैसे हम अगर इसको हम अगर एक व्यापक रूप में लिखें तो हम अवयव को इस तरह से लिखेंगे, A = AIJ, जहां पर I क्या होगा, I शो करता है पंक्ति को, यानी I शो करता है रो को, इंग्लिश में आप इसको रो कहेंगे, और यहाँ पर J शो करता है स्तंभ को, यानी आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉलम। तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना होगा, I और J के बारे में आपको भी ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने अवयव की परिभाषा देखी, अवयव को किस तरह से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में आपने जाना, और अवयव के अवयवों के बारे में जाना, अवयव की कोटि, क्रम, इनके बारे में आपने जाना कि इसको हम किस तरह से दर्शाते हैं। तो अब आप लोगों को इसके आगे का इसके आगे अवयव के प्रकार आने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इससे आगे आप जो यहाँ पर मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको हर बार कंटिन्यू करके आगे अगले वीडियो में आगे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।